नमस्कार, स्वागत है आप सबका। पिछले क्लास में हम आपकी एकांकी जो दूसरी एकांकी है प्रतिशोध डॉक्टर राम कुमार वर्मा का लिखा हुआ उसको देख रहे थे। ये एकांकी का कथासार एक कथानायक संस्कृत के महाकवि माने जाने वाले भारवी के जीवन से संबंधित है। तो भारवी के पिता पंडित श्रीधर और माता सुशीला, तो इन दोनों के बीच भारवी को लेकर चर्चाएं हो रही है क्योंकि भारवी 2 दिन से घर नहीं आया है और उसका प्रमुख कारण है कि पिता ने उनको एक तरह से अपमानित किया है। क्यों किया है अपमानित, उसका भी उल्लेख यहाँ पे आ रहा है क्योंकि भारवी एक कवि सम्मेलन, शास्त्रार्थ का सम्मेलन, उसमें बहुत सारे पंडितों को पराजित कर चुका है और पराजित करने के नाते वो महाकवि तो बन गया है, लेकिन साथ ही साथ अहंकारी और एक तरह से दुर्मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी बन गया है, जिसको देखते हुए पिता श्रीधर पंडित सहन नहीं कर सके और भरी सभा में उसको जाकर एक तरह से डांटा, फटकारा और उसको सीधे सीधे कहा कि वह महामूर्ख है, दम्भी है और एक तरह से अज्ञानी है, जिसकी वजह से वो क्रोधित होकर, अपमानित होकर, शर्मिंदा होकर या फिर शर्म से मुंह छुपाकर कहीं चला गया है और इसकी वजह से माता एक तरह से विचलित है और पिता को ही दोषी मान रही है। लेकिन पिता यहाँ पे समझा रहा है कि कुछ भी, किसी भी परिस्थिति में हमें अनुशासन की मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। अनुशासन की मर्यादा पर बड़े बड़ों की बलिदान दी जा सकती है। तो उसके बारे में बताया गया। उसके बाद चर्चाएं होती गई और बाद में आभा का प्रवेश होता है। आभा इन दोनों की सेविका है जो उनको भोजन कराने हेतु तो त्याग दिलाने के लिए आई हुई है, एक तरह से बताने के लिए आई हुई है। लेकिन सुशीला उसको डांटती है, कहती है कि मुझे अभी खाना नहीं है, मैं भोजन नहीं करूंगी। फिर बाद में बताती है कि कोई महिला जो कवि से परिचित है, कवि यानी कि भारवी से परिचित है, वो पंडित जी से मिलने के लिए आई है, पंडित श्रीधर से मिलने के लिए आई है। तो उसको भेजने के लिए आज्ञा मांगती है। श्रीधर पंडित पहले मना करता है, लेकिन बाद में सुशीला कहती है कि आने दीजिए, क्या पता उसको पता हो कि भारवी कहाँ पे है। तो दोनों मान जाते हैं और आभा से कहते हैं कि भेज दो। इस दौरान सुशीला फिर से व्याकुल होती है कि भारवी को लेकर। तब जाकर श्रीधर पंडित उसको आश्वासन देता है कि तुम शांत होकर रह जाओ, आज के दिन मैं कल सुबह प्रातः काल यानी कि जल्दी जाकर सारे जनपदों में भारवी की खोज करूंगा और उसको लेकर ही तुम्हारे पास आऊंगा। तो ये बात सुनने के बाद, यहाँ तक मैंने स्टॉप किया था, ये बात सुनने के बाद सुशीला कहती है आपके अनुशासन की मर्यादा तो भंग नहीं होगी। यहाँ पे आपने कहा कि आप अपने एक तरह से अनुशासन के मर्यादा पर पुत्र को किसी भी हाल तक छोड़ सकते हैं या फिर निष्कासित कर सकते हैं या बाहर निकाल सकते हैं। तो अभी ढूंढने की बात कर रहे हैं कि वो मर्यादा भंग तो नहीं हो जाएगी। तो श्रीधर, अनुशासन के साथ स्थान पर अनुशासन और प्रेम के स्थान पर प्रेम। यहाँ पे अनुशासन की बात आ रही है तो मैं भारवी के पक्ष में नहीं हूँ, और प्रेम की बात आ रही है तो मैं भारवी के साथ हूँ। यानी कि प्रेम और अनुशासन दोनों अलग अलग चीजें, दोनों को एक साथ नहीं मिलाना है। शिक्षक को भी यही व्यवहार दिखाना है कि जिससे प्रेम भरा व्यवहार करना है उससे प्रेम भरा व्यवहार करो, और जिसके साथ अनुशासन का डिसिप्लिन सिखाना है उसके साथ अनुशासन और डिसिप्लिन सिखाओ। दोनों के मिलाकर व्यवहार मत करो। यानी कि थोड़ा डांट लिया उसके बाद प्यार कर लिया, थोड़ा डांट लिया प्यार कर लिया, तो कोई भी कंट्रोलनेस नहीं बचती वहाँ पे। कंट्रोलनेस तभी आएगी जब या तो आप अनुशासन पर चलो या तो प्रेम भरा मार्ग पर। प्रेम का स्थान अलग रखो, अनुशासन का स्थान अलग रखो। तो वो बात श्रीधर पंडित समझा रहे हैं। प्रेम पर ही अनुशासन निर्धारित है और अनुशासन पर ही प्रेम। जब आप हद से ज्यादा अनुशासन का, डिसिप्लिन का सबक सिखाएंगे तो उसके साथ प्रेम भी अपने आप आ जाएगा, या प्रेम ज्यादा दिखाते हुए अनुशासन भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन दोनों एक समान एक साथ नहीं दिखा सकते।
यदि प्रेम ना हो तो अनुशासन का कोई मूल्य नहीं। प्रेम नहीं तो अनुशासन ही नहीं, क्योंकि आप किसी बच्चे को अनुशासन सिखा रहे हैं, डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, तो पहले तो उसके प्रति आपकी एक तरह से प्रेम भरा व्यवहार है या प्रेम का रिश्ता है, उसको आप चाहते हैं कि वो अच्छा हो जाए, सीधा हो जाए, तो उसके लिए आप उसको अनुशासन सिखा रहे हैं। सुशीला, आपको विश्वास है कि 12वीं किसी जनपद में मिल जाएगा? क्या आपको विश्वास है कि 12वीं कहीं ना कहीं किसी जनपद में मिल जाएगा? जनपद यानी कि मैंने कल ही बताया, किसी राज्य के अंदर रहने वाले जो जिले हैं उसको जनपद करके बोला जाता है पहले, तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। पूछ रही प्रश्न श्रीधर, मुझे विश्वास है कि जब वह अनियमित कार्यों से मुक्त है तो किसी न किसी जनपद में अवश्य मिल जाएगा। अभी तो उसका कोई गोष्ठी नहीं है, कोई भी शास्त्रार्थ की लड़ाई नहीं है, तो वो फ्री है, तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, अवश्य कहीं ना कहीं मिल जाएगा किसी न किसी जनपद में। तो सुशीला, यदि नहीं मिला तो क्या करेंगे? यदि नहीं मिला तो श्रीधर, तो मैं राजकीय सहायता की प्रार्थना करूंगा, तो मैं राजा के पास जाऊंगा, उनसे मदद मांगूंगा, कहूंगा कि मुझे मेरा पुत्र चाहिए, उसे खोज कर दीजिए। राजकीय शक्ति उसे कहीं से भी प्राप्त कर सकती है, अर्थात सैनिकों की मदद से कहीं से भी ढूंढ कर ला सकते हैं हम लोग, या एक तरह से कहते हैं ना, राजा के पास कुछ गुप्तचर होते हैं जो हर एक चीज की जानकारी रखते हैं, उनके मदद लेंगे तो कोई ना कोई ढूंढ कर दे देगा। तुम शांत से शयन करो, मैं प्रातःकाल 12वीं सहित लौटूंगा। तुम शांत से सो जाओ। शयन करना मतलब सोना, याद रखिए। शयन ग्रह मतलब बेडरूम होता है, शयन करना मतलब सोना होता है, और शयन मंच मतलब एक तरह से आपका बेड होता है जिसपे आप सोते हैं। तो सोने के लिए कह रहे हैं, मैं प्रातःकाल जाऊंगा और 12वीं समेत लौटूंगा। सुशीला, परसों से गया है मेरा लाल, कौशय वस्त्र धारण करके पीत रंग का अधो वस्त्र और नील रंग का उत्तरीया। तो यहाँ पे देखिए, माता किस तरह से अपने पुत्र को चाहती है कि परसों यानी कि 2 दिन पहले वो गया है, कौन से कपड़े पहन के गया, किस रंग के कपड़े पहन के गया, और ऊपर क्या ओढ़ा था, नीचे कौन सा रंग का उत्तरण यानी कि धोती थी, सभी कुछ पता है उसको। ब्राह्मण वेशधारी बनकर गया था और पीत रंग का, ऊपर पीले रंग का वस्त्र डाला हुआ है और नीले रंग का धोती उसने पहना था। कुंचित केश मतलब है घुंघराले बाल थे उसके। मस्तक पर पीत चंदन की पत्रावली, मस्तक पर उसने चंदन का लेप लगाया हुआ था। मध्य में अरुण बिंदु यानी कि मध्य भाग में क्या किया था उसने, बिंदी लगाई हुई थी, लाल तिलक लगाया हुआ था। शास्त्रार्थ के लिए जाते समय मैंने अपने हाथों से उसे पुष्पहार पहनाया था। शास्त्रार्थ की लड़ाई में जाते समय मैंने आशीर्वाद स्वरूप उसे विजय होने के लिए पुष्पहार यानी कि फूलों की माला पहनाई थी। उसने मुझे प्रणाम किया था, उसने। स्नेह गदगद हो मैंने कहा था विजयी बनो। स्नेह से यानी कि उसके व्यवहार से मुक्त हो, एक तरह से मुक्त होकर मैंने उसको विजय होने का आशीर्वाद दिया था। उसके मुख पर हल्की मुस्कुराहट थी, हल्की सी। क्या जानती थी कि आज भी उसे पिता की भर्त्सना मिलेगी। उसी दिन क्या पता था मुझे कि उसी दिन उसे पिता की डांट मिलेगी या पिता का नफरत देखना पड़ेगा। मुझे पता नहीं था, अगर होता तो मैं उसको नहीं भेजती। श्रीधर, भावुक मत बनो सुशीला, विश्राम करो। तुम बहुत ही भावुक हो रही हो, इतना भावुक होने की आवश्यकता नहीं है, विश्राम करो। मैं तुम्हें वचन दे चुका हूं कि तुम्हारा 12वीं कल तुम्हारे पास होगा। मैं तुम्हें वचन दे चुका हूं कि तुम्हारा 12वीं कल तुम्हारे समक्ष होगा। सुशीला, आज ही हो सकता था तो मेरे पास
यदि आप पुत्र प्रेम से अधिक शास्त्र चिंतन को महत्व ना देते। यदि आज ही वो मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। यदि आप शास्त्र चिंतन को ही ज्यादा महत्व देते और पुत्र प्रेम को धिक्कार दे तो शायद आज ही वो सब कुछ हो सकता है। यानी कि शास्त्र चिंतन से ज्यादा पुत्र प्रेम को ज्यादा देते महत्व तो शायद वो आज ही मेरे पास होता। अर्थात क्या है, पिता जो 2 दिन तक कठोर बना था अब वो कोमल बन गया है, लेकिन माता चाहती थी कि 2 दिन का कठोरपन भी अगर मिट जाता तो कितना अच्छा होता, कहके बता रही है सीधे। मैं समझता था कि वह सदा की भांति अवश्य लौट कर आ जाएगा। जैसे मैं हर समय देखता हूँ कि थोड़ी डांट खाकर वो जाता है और सदा वापस आता है, वैसे वो आ जाएगा मैं समझता था, लेकिन इतने दिन तक नहीं आएगा, 2 दिन तक नहीं आएगा, मुझे नहीं पता था। मैंने भी थोड़ी मर्यादा रखी किंतु उस मर्यादा की सीमा समाप्त हो गई है। कल मैं जाऊंगा। हम उसकी पत्नी के प्रति तो उत्तरदायी हैं, हम उसके पत्नी के प्रति भी उत्तरदायी है, क्योंकि उसकी पत्नी को भी जवाब देना है, क्योंकि उनके अनुपस्थिति में क्या हुआ है, उसके पति को घर से जाना पड़ा है या घर से दूर होना पड़ा है। उसका कारण क्या है, पंडित श्रीधर, तो उसको भी बताना है उसकी पत्नी को है? और यह वो नहीं है, उसकी पत्नी यहाँ पे नहीं है, तो हमें उसे भी बताना होगा। तो उसके बारे में बता रहे हैं। कल तक यानी कि 2 दिन तक वो कठोर बना रहा, लेकिन अब वो कोमल हो गया। उसकी मर्यादा एक तरह से सीमा समाप्त हो गई है, कठोर बने रहने की सीमा जो है वो समाप्त हो गई। और पिता जो है वो दुख को अपने अंदर दबा कर रखता है। माता की तरह नहीं है कि एकदम से दुख को इजहार कर दे। पिता थोड़ा कठोर बनता है, दुख को अपने अंदर संभाल के रखता है, लेकिन जैसे उसकी भी सीमा खत्म हो जाती है वो भी दुख जताता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को रोता ना देखकर ये समझ लेना कि वो कठोर है, कितना एक तरह से कहते हैं ना, दुख को ना समझने वाला व्यक्ति, ऐसा नहीं है। सबके अंदर दुख को समझने की शक्ति होती है, दुख व्यक्त करने की शक्ति होती है, लेकिन थोड़ी लोग अपने दुख को थोड़ा कंट्रोल करते हैं, दिखाते नहीं एकदम से कोमल नहीं बनते हैं। और आगे देखिए लास्ट सुशीला कहती है, मेरे लिए ना सही उसकी पत्नी के लिए ही आप कवि को खोज कर लाइए। मेरे लिए ना सही, लेकिन उसकी पत्नी के लिए जाकर आप भारवी को खोज कर लाइए, क्योंकि कल को उसके पत्नी को बताना है कि उसका पति क्यों गया, कहाँ गया, या है या नहीं, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व तो ज्यादा है, उसके साथ वो ज्यादा दिन रहेगी। माता पिता से ज्यादा पत्नी का साथ दीर्घ काल तक रहता है, तो उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ तक मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आगे की कहानी, आगे की कथा हम कल के क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।